इस गॉस थ्योरम को बताने से पहले मैं आप लोगों को एरिया के बारे में बताऊंगा कि एरिया क्या है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर क्लोज्ड एरिया है तो क्या कंडीशन है, ओपन एरिया है तो क्या कंडीशन है, कैसे, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, आपको पता है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं एरिया। एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आप लोग 12th में हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आती है या मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है ना। बस इसको डिटेल में हमको समझा देना है, क्लियर। तो एरिया है, एरिया क्या होता है, एरिया अलग अलग बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया क्या होता है ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो ये चीज एरिया के फार्मूले है। और भी एरिया है। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज आप कह सकते हो कि ये जो तीनों चीजें क्या है, ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है, ठीक है ना। और स्फीयर क्या हो सकता है, स्फीयर हो सकता है हमारा क्लोज सरफेस, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो एरिया के बारे में हो गया। अब बात आती है एरिया सर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को आप समझ लीजिए कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रीथ है। जरूरी नहीं है कि ब्रीथ हमेशा छोटी ही हो, ब्रीथ बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो मान लिया ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, क्लियर है। तो जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, क्लियर। अच्छा अगर वेक्टर की बात करें तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एरिया इक्वल टू एल क्रॉस बी, क्लियर है। अच्छा तो वेक्टर में कैसे लिखते थे, ए क्रॉस बी लिखा जाता है। आपको पता होगा कि सी क्रॉस इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर कोई वेक्टर सी है जो रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होता था फॉर्मूला, ए बी साइन थीटा और वेक्टर पे यूनिट वेक्टर के साथ, डायरेक्शन के साथ। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ अगर यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो क्या उसका बताता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर। और जब किसी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो पूरा वेक्टर क्वांटिटी बताती है, क्लियर। तो एल क्रॉस बी को मैं क्या लिखूंगा, एल बी साइन थीटा वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। अच्छा ध्यान समझिएगा, ये ओपन सरफेस की बात हो रही है। ये तो मैं बताया हूं कि ओपन सरफेस है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा एल बी साइन थीटा। अच्छा ये एल क्या है, मान लिया एक्स एक्सिस में है, ये क्या है, एक्स एक्सिस में है, ध्यान समझिएगा। और ये जो वाई बी है वो वाई एक्सिस में है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, एल बी हो गया ना विथ यूनिट वेक्टर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो मैंने लिख दिया एल बी एन वेक्टर। अब एन वेक्टर क्या हो सकता है, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस या तो ब्लैक बोर्ड के बाहर होगा, सॉरी व्हाइट बोर्ड के बाहर होगा या अंदर होगा। जो वाई जेड कंपोनेंट है वो या तो व्हाइट बोर्ड के बाहर होगा या तो अंदर होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एल क्रॉस बी ले रहा हूं, एल क्रॉस बी, ठीक है, तो आउटवर्ड आ रहा है ना। ये सब चीजें क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। एल और बी, तो एल क्रॉस बी बाहर आया ना, तो क्या हुआ, मैंने लिख दिया जेड। जेड को किससे डिपेंड करते थे, क्लास 11 में बताया गया था, जेड कंपोनेंट का, जेड एक्सिस का वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर क्या होता था, के कैप होता था, तो के कैप आ गया, क्लियर हुआ। अगर मैं बी क्रॉस एल करता, अगर सपोज मान लो मैं कहता कि बी क्रॉस एल है, तो क्या होता, बी एल साइन 90 डिग्री। और इस बार क्या हो जाता था, अंदर जाता ना, तो क्या हो जाता, माइनस में के कैप, माइनस में के कैप। एरिया क्या हो गया, माइनस में के कैप आ गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। पहले मैं एरिया तो समझा दूं, एरिया क्या है, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और ये चीज आपका है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, दोनों नोट करिए। तो यहां से आपको एक चीज पता चली कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है,
यानी एरिया का भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब और देखते हैं आगे, चलिए और देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई पेज लिया है, ध्यान समझिएगा, ये मैंने पेज लिया है, ये पेज। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, अभी मैंने ये वाला सिचुएशन लिया था व्हाइट बोर्ड का, तो या तो डायरेक्शन ये होगी या तो ये होगी, सॉरी ये होगी या उसके पीछे हो जाएगी, पीछे आ जाएगी। क्लियर। सपोज आप ये कर लो कि ये ऐसे होता, ये होता, आपको फिर से मैं बता दूं, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान समझिएगा। ये आपको मैं एक्स बता रहा हूँ, ये आपको मैं वाई बता रहा हूँ, ये 90 डिग्री होता है। और ये जो है बाहर की तरफ वो क्या है, जेड है, और अंदर की तरफ माइनस जेड है। तो चलिए अगर मैं इस प्लेन कागज को रखता हूँ, इस पेपर को रखता हूँ, तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस है और इस बार ये वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस है, बाहर की तरफ है ना, ये जेड एक्सिस है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। क्लियर है। तो ये भी एक एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, या तो पेपर से ऊपर होगा या तो पेपर के नीचे होगा। क्लियर है। अच्छा, सपोज मान लिया मैंने एक सर्कल लिया, मैंने स्क्वायर समझ लिया है, अब इस सर्कल समझते हैं। ठीक है, सर्कल समझते हैं। ठीक, तो इसका अगर ये वाई जेड डायरेक्शन में, ऐसा सर्किल कैसा है, ऐसा है, चूंकि सॉरी ये स्क्वायर में है, पर मान लीजिए कि अगर ये सर्कल होता, अगर ये सर्कल होता तो ये किस में है, वाई एक्स और जेड डायरेक्शन में है, एक्स जेड में है। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होता, या तो वो ऊपर होता, क्लियर है, ध्यान समझिए, मार्कर बदलना पड़ेगा, या तो ऊपर होता या तो नीचे होता। मैं मानता हूं कि ऊपर है, मैं मानता हूं कि ऊपर है, मैंने ऐसे लिया है, ऐसे तो ऊपर जा रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर पर यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये था ओपन सरफेस के लिए। ओपन सरफेस के लिए एरिया का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये हम लोग ने क्लियर देखा। अब हम लोग देखेंगे क्लोज सरफेस के लिए, अब हम लोग देखेंगे क्लोज सरफेस के लिए। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस कैसा हो सकता है, एक स्फीयर हो सकता है, ये स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। स्फीयर क्या समझ सकते हो आप, फुटबॉल समझ सकते हो, गेंद समझ सकते हो, जो 3 डायमेंशन है। स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो इसका ये सेंटर होगा, ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है। इसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, हमेशा आउटवर्ड होता है। अगर यानी मैं इसको लिखना हो, ठीक है ना, ये क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। लिख लो, द एरिया वेक्टर ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज आउटवर्ड। यानी एक सेंटर, आप पूरी गेंद और गेंद के बीच का एक सेंटर होगा, उस सेंटर से आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो, ठीक है ना, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड दिखाएगा। ये आपका आउटवर्ड है। क्लियर है, इसको बना लीजिए। क्लियर है, और कैसा होना चाहिए। अच्छा, एक और, ये तो स्फीयर हो गया। क्या क्यूब समझ सकते हैं, चलो क्यूब समझते हैं। तो ये इसके कितने सरफेस आएंगे, 6 सरफेस आएंगे। मैंने 4 दिखाए हैं, एक ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ और एक ब्लैक बोर्ड से अंदर की तरफ। ब्लैक बोर्ड कह रहा हूं, व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड ही आएगा। ठीक है, क्यूबाइड होगा। क्यूबाइड का समझते हैं, देखिए क्लियर है, क्यूबाइड का क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा।
क्यूबाइड का क्या भी हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। और सिलेंडर देखते हैं, चलिए ये सब क्या है, क्लोज सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर है? तो क्लोज सरफेस के लिए क्लियर है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझको पढ़ाना है, गॉस थ्योरम पढ़ाना है, तो इससे पहले आपको एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, पॉज करके नोट कर लिया करिए। अब देखिए, अब आपने क्लास 11th में एक क्वांटिटी पढ़ी होगी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, याद आ रहा है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होगी, जिसमें दो क्वांटिटी थी, एक प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था, एक प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप या तो मेरा 11th का जो चैनल उसमें आप देख सकते हैं, सॉलिड एंगल मैंने बताया, यूनिट एंड डायमेंशन की जो सीरीज है उसमें आप देख सकते हैं, और अगर किताब में आपके हैं तो आप प्रीवियस ईयर के नोट्स आप देख सकते हैं अपने। ठीक है, तो सॉलिड एंगल पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, बस मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, अच्छा, ये क्लोज सरफेस होता था, स्फीयर मान लेते हैं जिसकी रेडियस है आर। आपको पता है हम लोग क्या करते थे, एक प्लेन एंगल लेते थे, ठीक है ना, प्लेन एंगल कह रहा हूँ, सॉलिड एंगल, ये हमारा सॉलिड एंगल होता था। इसको कैसे नोट करते थे, डी ओमेगा से, ये एरिया हमारा हो जाता था डी ए, याद आ रहा है? तो सॉलिड एंगल क्या होता था, डी ओमेगा इक्वल टू डी स्मॉल एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये सॉलिड एंगल होता था, ये हमारा रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये वाली यहाँ से लेकर के ये वाली रेडियस है। ठीक है ना, ये हमारा स्मॉल एरिया होता था, तो हम पूरा एरिया निकाल लेते थे, यहीं से आता था एरिया ऑफ स्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर क्या आता था, 4 पाई आर स्क्वायर आता था। क्यों? क्योंकि प्लेन एंगल का जो टोटल एंगल होता है, एक सर्कल घूमेंगे तो 2 पाई होता था। सिमिलरली एक पूरा सर्कल अगर स्फीयर में घूमे, सॉलिड एंगल में घूमे तो कितना होता था, 4 पाई होता था। यहीं से देखिए, ये डी ओमेगा अगर मैं टोटल करता था तो दोनों साइड में क्या कर सकता था, इंटीग्रेट कर लूंगा, ये हो सकता था। ठीक है, तो टोटल एरिया को मैं कर लेता था, आर स्क्वायर में लिखा, टोटल एंगल कितना हो जाता था, टोटल एंगल हमारा होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता था 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये सॉलिड एंगल होता था। तो ये आपको फार्मूला याद करना है, ये फार्मूला आपको याद करना है। समझ में आया? सॉलिड एंगल क्लियर है? ठीक है, तो मैं मानता हूं कि सॉलिड एंगल क्लियर हो गया, आपको एरिया क्लियर हो गया। अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम आसानी से चीजें समझ में आएगी। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। ठीक है, चलिए क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, ध्यान समझिएगा, कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने कोई एक चार्ज रखा है, एक पॉइंट चार्ज है, सपोज मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये इसका टिप मान लीजिए एक चार्ज है। तो जब ये चार्ज है तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं जिनका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। अगर सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी जो इनवर्ड होंगी, यानी चार्ज की तरफ आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ चार्ज है, तो चार्ज है तो इसके चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, पर उससे हमको मतलब नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो एरिया है, ये वाला हमारा जो एरिया है, इससे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सिमिलरली ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज होता तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती, इधर भी जाती, इधर भी जाती, पीछे भी जाती, मेरे पीछे भी जाती, आगे भी जाती, इधर भी जाती, सबको कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है कि जो इस एरिया से पास हो जाए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस एरिया से पास हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
फ्लक्स कहलाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। इस सरफेस का, इस एरिया का यूनिट वेक्टर क्या होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है बात, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो अच्छा, अगर मैं सरफेस ऐसे रखा हूं तो इसका या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसको फार्मूला क्या होता है वगैरह वगैरह हम लोग आगे देखेंगे, पर इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, थोड़ा सा, अच्छा रुकिए 1 मिनट और। मैंने ये कहा कि ये एरिया है, इसका यूनिट वेक्टर ये है, ठीक है, और इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिए, ये ब्लू वाली मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और ये मैंने एरिया वेक्टर काले वाले को बताया है। तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, ध्यान समझिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैं डायरेक्शन सेम रख रहा हूँ, बस इस एरिया को बदल दिया, इस एरिया को बदल दिया, तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा तो ब्लू लाइन, ब्लू मार्कर को बता रहा है ना, ठीक है। पर अब कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब फिर से समझिएगा। अभी ये एरिया है तो एरिया वेक्टर का आउटवर्ड होगा, ऊपर की तरफ है, और जो ब्लैक वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सेम रहेंगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। हमने क्या किया, थोड़ा सा एरिया चेंज किया तो क्या एंगल आया, देखिए कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। फिर एंगल हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है। फिर हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो एंगल चेंज हो रहा है, फिर 0 डिग्री हो जा रहा है। यानी एक सरफेस को अगर हम थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करें, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, पर 0 भी हो सकती है, ना भी पास हो। देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होती तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो जाती, पर अगर मैं जैसे ही कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऊपर की तरफ है और हमारा एरिया वेक्टर ये है, तो क्या इससे पास हो रही है, सब ऊपर ऊपर निकल जा रही है, इससे तो कुछ पास ही नहीं हो रहा है, नहीं पास हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये तो मैथमेटिकली देखेंगे कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर ऊपर चली जा रही है, एरिया तो इधर, इधर से तो कुछ पास ही नहीं हो रहा है। पास समझ में आ रही है। अगर ये थोड़ा थोड़ा घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन वैल्यू चेंज हो रही है। इस समय मैक्सिमम पास हो रही है, इस डायरेक्शन में मैक्सिमम पास हो रही है। अच्छा, ये सर पे कैसा हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया है, स्क्वायर भी हो सकता है, इस सर पे सर्कल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चीज़ें क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छी, इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। मैं ये कहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज होता है प्लस क्यू, मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे बड़ा सा लिख दूँ, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, ठीक है। हमने क्या किया, बीच में एक पेपर लगा दिया, बीच में एक क्या किया, पेपर लगा दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास होंगी ना, निकल जाएंगी ना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये हमने ये एरिया ले लिया, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तो डायरेक्शन यही रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो यही रही। अगर ये सरफेस मेरा देखिए, ये ऐसा कैसा है, ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ऐसा है, समझ में आया, या ऐसा कह सकते हैं, सीधा तो एकदम है नहीं, ठीक है। तो अगर ये सीधा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो सीधी होती, पर इसका अगर मैं मानता हूँ स्मॉल एरिया है, इसका स्मॉल एरिया है ना, तो इसको मैं मानता हूँ डी ए मानता हूँ, तो यूनिट वेक्टर तो ये हो गया ना। अगर ये सीधा होता तो डी ए बी सी डायरेक्शन में होता, पर थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, थोड़ा सा ये जो सरफेस है वो ऐसा ना होकर थोड़ा सा ऐसा हो गया है, क्लियर है, ऐसा हो गया है, ठीक है। देखिए ये सीधी लाइन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो दोनों के बीच एंगल बन रहा है कि नहीं। देखिए ये मान लीजिए कि ब्लैक वाले को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ और ये हमको एरिया वेक्टर है नीला वाला, तो कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि हमारा जो सरफेस है वो कैसा है, सीधा ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा है, क्लियर है। अगर सीधा होता तो 0 डिग्री हो जाता, क्लियर है, ये हो जाता। बात समझ में आई है। तो एंगल मैंने मान लिया थीटा है, यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, थीटा है, यहाँ तक क्लियर है। ये ओपन सरफेस की बात हो रही है, अभी मैं क्लोज सरफेस पर भी डिस्कस करूँगा।
ये क्या हो रहा है, ओपन सरफेस है। ठीक है, शुरू में देखिए टाइम लग रहा है, एक बार जब काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर जल्दी जल्दी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये बेसिक है तो बेसिक आपको इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, ये चीज़ फील आ जाए आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एंगल समझ में आया है? ठीक है, अच्छा अब देखिए, अभी आपको मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैं डिफिनेशन से समझाऊंगा, डिफरेंस लिखवा दूंगा और अभी समझते हैं इसको। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये स्मॉल एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो स्मॉल एरिया है तो फ्लक्स भी स्मॉल होगा, और जब टोटल एरिया का निकालूंगा तो टोटल फ्लक्स निकालूंगा। तो मान लिया कि इस स्मॉल एरिया के लिए, अच्छा फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। फाई ई क्या बता रहा है, ई बता रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर स्मॉल एरिया है तो मैं मानता हूं कि डी फाई ई है। क्या है, डी फाई। स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स वो क्या होता है, डी फाई होता है ई डॉट डी ए। क्या होगा, ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डॉट डी ए। क्लियर है? फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो स्मॉल एरिया के लिए स्मॉल फ्लक्स होगा, उसका फार्मूला क्या होगा फ्लक्स का, ई डॉट डी ए। दिखाई दे रही है? अच्छा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, डी फाई इजकल टू ई डॉट डी ए। अच्छा, अगर मुझको टोटल फ्लक्स निकालना हो, मान लो हैंड्स या टोटल फ्लक्स, फॉर ऐसे लिख दो, फॉर टोटल फ्लक्स, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दोनों साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। दोनों साइड क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। समझ में आया? तो हम लोग टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो क्या हो गया, फाई ई आ गया टोटल, फार्मूला क्या हो गया, ई डॉट डी ए। फार्मूला क्या हो गया, ई डॉट डी ए, ये फार्मूला होता है। क्लियर है? ई डॉट डी ए लिख लीजिए। यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, ई डॉट डी ए है। समझ में आ रहा है? और आपको पता है ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। चलिए, क्या इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ, फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं ना? तो ये भी हमारा एक फार्मूला आया। क्लियर है? नोट करिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, हैंस क्या लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैं सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। कैसा कैसा, नॉर्मली। कैसा, नॉर्मली। नॉर्मली करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होगा, एंगल बना रहा है तो थीटा की जगह पर वैल्यू रखते चले जाएंगे। ठीक है ना? उस एरिया से नॉर्मली होनी चाहिए। फिर से देखिए आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये हैं काला वाला, तो नॉर्मली ही पास होनी चाहिए। इसका ये एरिया वेक्टर है, ये दोनों एरिया वेक्टर, ठीक है, तो नॉर्मली पास होनी चाहिए। ये जो सरफेस है इस सरफेस से कैसा पास होना चाहिए, नॉर्मली पास होना चाहिए, यानी एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन 0 होना चाहिए। पर अगर ये थोड़ा सा भी घूमता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यही रहेगी, पर ये थोड़ा सा भी घूमता है तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई, ठीक है, और वेक्टर बदल गया। तो 90 डिग्री है तो कुछ नहीं पास हो रहा, क्योंकि ऊपर ऊपर निकल जा रही है, इस सरफेस से ऊपर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जा रही है, निकल जा रही है ना, क्लियर है। तो वही चीज़ हो रही है, क्लियर है। यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या रख दूँ मैं, 0 डिग्री। जब थीटा की जगह पर मैं 0 रखूँगा तो नॉर्मली आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इस एरिया का वेक्टर ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लैक वाली है, ये ब्लैक वाली है, तो दोनों के बीच एंगल 0 हो गया, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो टोटल मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा ना, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा कि नहीं, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ फाई ई मैक्सिमम कब मिलेगा, फाई कब मैक्सिमम मिलेगा, व्हेन थीटा इजकल टू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। फाई कब मिलेगा मैक्सिमम, जब थीटा क्या होगा, 0 होगा। और फाई ई मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ तक। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट की मैं बात करूं तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, देखिए ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, एंगल का तो कुछ होता नहीं है, तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, क्या होगा न्यूटन का, MLT-2 फोर्स की यूनिट है, एरिया का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, और कूलाम का क्या हो जाएगा AT। तो फाइनल फार्मूला क्या हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला, M, ठीक, L और L क्यूब हो जाएगा, T-2 है और ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो T-3 हो गया, और A -1। क्लियर है, क्लियर है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, फिर से मैं आपको कहूँगा, ये ओपन सरफेस के लिए था, मैं क्लोज सरफेस के लिए भी बता रहा हूँ, क्लियर है। फिर से आप देखिए, एक बार फिर से मैं बताऊँगा, डायरेक्शन में चेंजेज कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, मानता हूँ। ये सरफेस है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से काली वाली, तो इस सरफेस का जो ब्लू वाला है ये एरिया वेक्टर है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम एंगल 0, थीटा 0 हो गया ना, तो थीटा 0 हो गया तो मैक्सिमम मिलेगा फ्लक्स। अगर यही सरफेस घूम जाए, जब यही सरफेस घूम जाएगा तो एरिया वेक्टर देखते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ब्लैक वाली, तो ब्लैक वाली ऊपर जा रही है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, 90 डिग्री आएगा, cos 90 0, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। और आप कॉमन सेंस यहाँ से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से निकल जा रही है, इससे तो कुछ पास ही नहीं हो रहा है। जबकि ऐसे होता है तो इससे पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे एरिया से पास हो रही है, ठीक है। तो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर देखना है, नॉर्मल इसीलिए मैं लिखा है लास्ट में डेफिनेशन में, नॉर्मली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली। एंगल चेंज होता रहेगा तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा क्लोज सरफेस के लिए देखते हैं, क्लोज सरफेस के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था, फाई ई, ठीक है, ई डॉट डी ए होता था ना। जब क्लोज सरफेस के लिए बात आएगी तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल लगा देंगे। किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना। क्लोज सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रल लगाएंगे। क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रल, ये क्या है, डॉट है, ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए।
ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, फील कराते हैं कि एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, सेंटर पे मान लिया प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा आउटवर्ड होंगी। चार्ज है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और मैंने एक एरिया ले लिया, ये छोटा सा एरिया मैंने ले लिया, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा एंगल हो गया डी ओमेगा, सॉलिड एंगल है। ये एरिया हो गया हमारा डी ए, आउटवर्ड है। तो क्या दोनों के बीच का एंगल तो 0 डिग्री आ रहा है ना, क्योंकि दोनों नॉर्मली है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मली है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है ना, अगर मैं लगाता हूं बोथ आर बोथ आर नॉर्मली आउटवर्ड, बोथ क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड है। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। क्लोज इंटीग्रल है तो ये हो रही है, बीच में चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ बाहर की तरफ, और उसका एरिया वेक्टर भी हमेशा बाहर की तरफ, एंगल 0 हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो हमारा आज हमने इस लेक्चर में ये देखा कि एरिया क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर हमने उसको ओपन सरफेस में भी देखा, क्लोज सरफेस में भी देखा, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एरिया से कैसे रिलेशन है उसका, कैसे किसी भी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है अगर एरिया सरफेस को हम चेंज करें, सरफेस की डायरेक्शन चेंज करें, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को चेंज करें। ठीक है ना, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के लिए दोनों के लिए हमने केस देखे। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में यही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।